Assalamualaikum everyone, welcome back to साइकोलॉजी लेक्चर सीरीज़। चैप्टर 1 to 17 कंप्लीट अपलोड हो चुके हैं। करंटली चैप्टर नंबर 18 यानी क्लिनिकल साइकोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। इसके सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यानी साइको डायग्नोस्टिक हमने स्टार्ट किया है, जिसके लिए हम DSM-5 TR को फॉलो करेंगे। DSM के अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट कैटेगरी ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर स्टार्ट किया, जिसको न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कहा जाता है। इसमें फर्दर सब डिवीजन अगर देखा जाए तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, जिसमें इसकी डेफिनेशन, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स एंड ट्रीटमेंट, तो इसको हम पूरा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। करंटली हमने कम्युनिकेशन डिसऑर्डर स्टार्ट किए हैं। कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स में भी फर्दर कैटेगरीज़ हैं, जिसमें लैंग्वेज डिसऑर्डर, स्पीच साउंड डिसऑर्डर, चाइल्डहुड फ्लुएंसी डिसऑर्डर, सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर एंड अनस्पेसिफाइड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर इंक्लूडेड हैं। करंटली हमने फर्स्ट टाइप ऑफ डिसऑर्डर स्टार्ट किया है, जिसको लैंग्वेज डिसऑर्डर कहते हैं। लास्ट लेक्चर में डेफिनेशन और डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हम डिस्कस कर चुके हैं। आज रिवाइज़ कर लेते हैं डेफिनेशन इसकी। लैंग्वेज डिसऑर्डर में चैलेंजेस होते हैं बच्चे को, या तो बच्चा लैंग्वेज को रिसीव नहीं कर पा रहा होता या फिर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा होता, और समटाइम्स ऐसा होता है कि दोनों ही पार्ट्स में इश्यूज़ आ रहे होते हैं, यानी रिसेप्टिव में भी और एक्सप्रेसिव में भी, जिसकी वजह से वो उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, सोशल इंगेजमेंट अच्छी नहीं होती, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, इंटरैक्ट वगैरह नहीं कर पाता, ठीक है। और ये कंडीशन जो है वो अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में स्टार्ट होती है, और उसके अलावा ब्रेन इंजरी या स्ट्रोक की वजह से भी ये कंडीशन हो सकती है। तो इस वजह से हम DSM-5 TR को फॉलो करते हैं, ताकि हम अच्छे तरीके से एवेल्युएट कर सकें, असेस कर सकें कि बेसिकली लैंग्वेज डिसऑर्डर की कॉज़ क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे कि लैंग्वेज डिसऑर्डर को ट्रीट कैसे किया जाता है। अब लैंग्वेज डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को फॉलो किया जाता है। फॉर एग्जांपल साइकोलॉजिकल, एजुकेशनल एंड स्पीच लैंग्वेज इंटरवेंशंस। अब चूँकि बच्चे की लैंग्वेज में इश्यू आ रहा है, तो उसके लिए स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जो है वो बच्चे के साथ वर्क करता है, उसकी लैंग्वेज पे काम करता है, ठीक है। जबकि बच्चा साथ-साथ जो इमोशनल, बिहेवियरल, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ फेस कर रहा होता है, उसको हम साइकोलॉजिकल पार्ट में ऐड करते हैं, और उसको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डील करता है, ठीक है। एंड देन एजुकेशनल ट्रीटमेंट्स बनाए जाते हैं, इंटरवेंशंस बनाई जाती हैं, सोशल स्किल्स ट्रेनिंग पे काम किया जाता है। तो फर्स्ट पे हम देखते हैं कि ऐसे बच्चों के साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का क्या रोल होता है, ठीक है। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एड्रेस करता है बच्चे की साइकोलॉजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल डिफ़िकल्टीज़, वो जो कि लैंग्वेज डिसऑर्डर से लिंक्ड होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा जो है वो लैंग्वेज को रिसीव नहीं कर पा रहा, चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, अपने इमोशंस को, अपनी नीड्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो वो बच्चा कितना फ्रस्ट्रेटेड होगा, कितना स्ट्रेसफुल हो जाएगा। ठीक है, तो उसके साथ फिर एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम करता है, ताकि उनकी उसकी इन चीज़ों को मैनेज किया जा सके। फर्स्ट पे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यूज़ की जाती है, स्पेशली तब जब बच्चे की लो सेल्फ एस्टीम हो, फ्रस्ट्रेशन हो, एंग्ज़ायटी हो। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया आप लोगों को कि बच्चा जब लैंग्वेज के थ्रू चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो वो कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होगा, ठीक है? तो फिर कॉग्निटिव बिहेवियर के थ्रू हम बच्चे की कॉग्निशंस पे, बिहेवियर पे और थॉट्स वगैरह पे काम करते हैं। देन हमारे पास प्ले थेरेपी आती है। प्ले थेरेपी के ज़रिए हम बच्चे की जो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज जो है ना, उस पे काम करते हैं। एक थेरेपिस्ट जो है वो बच्चे के साथ ऐसी प्लेफुल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है कि जिसके थ्रू बच्चे को अपनी नीड्स को एक्सप्रेस करना सिखाया जाता है। अब प्ले थेरेपी में हम डिफरेंट तरह के प्ले बच्चे के साथ खेल सकते हैं। डायरेक्टिव प्ले कर सकते हैं, जिसमें हम हाइड एंड सीक खेल सकते हैं, कोई स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं। देन हमारे पास सेंसरी प्ले गेम्स आती हैं, जिसमें हम क्ले से या सैंड से उनके साथ खेलना सिखाते हैं, उनके साथ खेलते हैं, एंगेज होते हैं, ताकि वो आहिस्ता-आहिस्ता अपनी नीड्स को एक्सप्रेस करना सीखें। उसके अलावा इंटरैक्टिव गेम्स होती हैं, जिसमें 2 टू 3 बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता है, ताकि वहाँ पे बच्चा सोशली भी कम्युनिकेट करे, अपनी बारी का इंतज़ार भी करे और अपनी नीड्स को भी दूसरे बच्चों को देखकर एक्सप्रेस करना सीखे। देन विजुअल प्ले कार्ड्स होते हैं, जिस पे पिक्चर्स बनी होती हैं, और उसके थ्रू बच्चे को हम नीड्स एक्सप्रेस करना सिखाते हैं। जब आप इन बच्चों के साथ काम करते हैं, तब आपको पता चलता है कि आपने कौन-सी टेक्निक किस तरह से यूज़ करनी है। तो जो भी आप प्ले करते हैं, जो भी टेक्निक अप्लाई करते हैं, उसका कोई ना कोई एक गोल होता है, ठीक है? फिर उस गोल को आप अचीव करवाते हैं उस बच्चे से इंटरैक्ट करके।
देन लास्ट पे पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन थेरेपी आती है, जिसमें पेरेंट्स को भी ट्रेन किया जाता है कि उन्होंने घर पे बच्चे के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करना है, ताकि ऐसा ना हो कि बच्चा घर में जाके फिर से स्ट्रक हो जाए, फिर से फ्रस्ट्रेटेड हो जाए और फिर से वो एंग्ज़ायटी की तरफ चला जाए और फिर जब वो स्कूल आए तो उसकी सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएँ। तो इस वजह से हम साथ-साथ पेरेंट्स को भी ट्रेन करते हैं, ताकि स्कूल के साथ-साथ घर पे भी बच्चे के साथ काम किया जा सके। सेकंड पे आता है स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट, ठीक है? प्राइमरी ट्रीटमेंट है ये। अब यहाँ पे बच्चे के लिए इंडिविजुअलाइज़ प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, जिसमें स्पेशल फ़ोकस किया जाता है, एक उसकी वोकैब्युलरी डेवलप हो, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, कम्प्रीहेंशन एंड सोशल लैंग्वेज यूज़। अब अगर आपके माइंड में लैंग्वेज डिसऑर्डर का क्राइटेरिया हो, तो हमने पढ़ा था कि बच्चे को पर्सिस्टेंट डिफ़िकल्टी होती है इन एक्विज़िशन एंड यूज़ ऑफ लैंग्वेज में, ठीक है? जिसमें उसके पास वोकैब्युलरी नहीं होती, लिमिटेड सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, कम्प्रीहेंड नहीं कर पाता, ग्रामर का यूज़ नहीं कर पाता। इसलिए स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट जो होता है, वो बच्चों के इन एरियाज़ पे काम करता है। अब इसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मॉडलिंग है, ठीक है? थेरेपिस्ट जो है बच्चे को मॉडलिंग करके बताएगा, वर्ड्स बोलकर बताएगा, बच्चा फिर उसको प्रोनाउंस करने की कोशिश करेगा, ठीक है? देन स्टोरी टेलिंग एंड रीटेलिंग है, ठीक है? उससे भी बच्चे को क्या आ रही है, वोकैब्युलरी आ रही है, उसको पता चल रहा है कि सेंटेंस को हमने किस तरह से एक-दूसरे से कनेक्ट करना है, ग्रामर का कैसे यूज़ करना है। देन विजुअल एड्स एंड जेस्चर सपोर्ट होती हैं कि जो थेरेपिस्ट जो होता है वो खुद के गेस्चर्स का भी यूज़ करता है और उसके अलावा जो कार्ड्स वगैरह होते हैं उनका भी यूज़ करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कार्ड है, उस पे एक बच्चा बना हुआ है जो कि अपने हेयर कम कर रहा है, ठीक है? तो अब बच्चे को हम वो दिखाएँगे भी, ठीक है? और फिर साथ-साथ हम बच्चे को प्रैक्टिकल भी करके दिखाएँगे कि दिस इज़ कम्ब और ये हेयर को सेट करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है? साथ आप उसको मॉडलिंग भी सिखा सकते हैं, साथ आप उसको वो विज़ुअल कार्ड्स भी दिखा सकते हैं, ठीक है? देन आप बच्चे को उस पे प्रैक्टिकल भी करवा सकते हैं। ठीक है, देन स्लोली एंड ग्रेजुअली बच्चे को वो सारी चीज़ें बोलना भी सिखाते हैं। क्योंकि स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी जो होता है उसका फ़ोकस ही यही होता है कि बच्चा बोले, लैंग्वेज डेवलप करे, लैंग्वेज को एक्सप्रेस करे, लैंग्वेज को रिसीव करे। देन हमारे पास एजुकेशनल इंटरवेंशंस आती हैं, जिसमें स्पेशल एजुकेशन सपोर्ट बच्चे को प्रोवाइड की जाती है, बच्चे के नीड्स के अकॉर्डिंग उसके लिए इंडिविजुअलाइज़ एजुकेशन प्लान्स बनाए जाते हैं। देन क्लासरूम अकोमोडेशंस की जाती हैं, बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, सिंपल सिंपल उसको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। अब ऐसे बच्चे को जो लैंग्वेज डिसऑर्डर फेस कर रहा है, उसको ऐसे बच्चों के साथ बिठाना चाहिए जिनके इसी तरह के इश्यूज़ हों, कि ऐसा ना हो कि दूसरे बच्चे जो है बहुत अच्छे से बोल रहे हों, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हों और ये बच्चा जो है और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में चला जाए और ज़्यादा इसको एंग्ज़ायटी होना शुरू हो जाए, ठीक है? तो इस वजह से इनके लिए स्पेशल क्लासरूम बनाए जाते हैं, स्पेशल एजुकेशन प्लान्स बनाए जाते हैं, ताकि बच्चे को उसके लेवल के अकॉर्डिंग डील किया जा सके। अब चूँकि इन बच्चों की लैंग्वेज पे काम किया जा रहा होता है, तो इस वजह से क्लास पार्टिसिपेशन को भी इम्पोर्टेंट किया जाता है, ताकि बच्चा जो है वो वर्ड्स को आहिस्ता-आहिस्ता बोलना भी सीखे और बोले, एक्सप्रेस करे। नेक्स्ट इज़ फैमिली ट्रेनिंग एंड इन्वॉल्वमेंट। अगेन पेरेंट्स को एजुकेट किया जाता है कि उस तरह से उन्होंने बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट में काम करना है। उसके अलावा जो है वो लैंग्वेज इंटरेक्शन कैसे करना है, किस तरह से ऊँची आवाज़ में आपने पढ़ना है, बच्चे को साथ-साथ रिहर्सल करवाना है, क्योंकि जितना आप बच्चे को रिहर्सल करवाएँगे, प्रैक्टिस करवाएँगे, उतना ही बच्चा जो है वो अच्छे तरीके से लैंग्वेज पे काम कर सकेगा। देन लास्ट में हमारे पास सोशल स्किल्स ट्रेनिंग आती है, ठीक है? चूँकि इन बच्चों का इंटरेक्शन अच्छा नहीं हो रहा होता ड्यू टू लैंग्वेज इश्यूज़, तो यहाँ पे अब ग्रुप थेरेपी करवाई जाती है। ग्रुप थेरेपी में सोशल एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, ताकि बच्चा दूसरे बच्चों के साथ मिलकर एंगेज हो। जैसे ग्रीटिंग्स वगैरह बच्चों को सिखाई जाती हैं, किस तरह से उन्होंने एक-दूसरे को ग्रीटिंग करना है, किस तरह हाई-फ़ाई करना है, किस तरह से हाई 10 करना है और ये छोटे-छोटे जेस्चर बच्चों को देन वन बाय वन बच्चों से चीज़ें पूछी जा सकती हैं, जैसे आप कोई भी कलर हाथ में ले सकते हो और वन बाय वन सब बच्चों से पूछते हो कि ये कौन-सा कलर है, ठीक है? जब वन बाय वन बच्चे बताते हैं, तो एक तो बच्चों का रिपीट होता है, रिहर्सल होता है, बच्चे अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। तो इस तरह से ये छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं, बच्चे की लैंग्वेज में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब अगर आप इन बच्चों के साथ काम करें, तो आप एक अच्छे और बेहतरीन चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, जो कि आज के वक़्त की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे इश्यूज़ फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप इन बच्चों के साथ काम करके उनको एक काबिल बच्चा बना सकते हैं। सो अगर आपका कोई सवाल हो, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही अपनी वीडियो एंड करते हैं। टिल देन टेक केयर।